हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जीएसटी। बड़ा ही हॉट टॉपिक और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी आज के सिनेरियो में। जीएसटी एक रिवॉल्यूशनरी चेंज था इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में, जो कि 2017 में इंडियन टैक्स सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले भी अगर हम इसका पूरा सिनेरियो देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है, 17 में इसको हम लागू कर चुके हैं अपने टैक्स सिस्टम में, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि जीएसटी आने से पहले टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, उसके बाद इसमें क्या चेंज हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स की। टैक्स का नाम आते ही दिमाग में आता है इनकम टैक्स या फिर सेल्स टैक्स। सो टैक्स की एक बहुत ही ईजी डेफिनेशन, कंपल्सरी कलेक्शन। इट्स अ कंपल्सरी कलेक्शन। किस चीज़ का? पैसे का। कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। किससे करती है गवर्नमेंट कलेक्ट? पब्लिक से करती है। और किस लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए। सो टैक्स इज़ अ कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। इसके कुछ हम बेसिक डेफिनेशन से ही अगर हम फीचर्स की निकालते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, तो ये एक लीगल कलेक्शन है। सबसे पहली बात, हर कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता, लीगली ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है। कुछ सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं दैट शुड बी फॉलोड। पर्सनल ऑब्लिगेशन है, जिस पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी बनती है दैट इज़ टैक्स पेयर, ये उसका पर्सनल ऑब्लिगेशन होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कोई भी इसके लिए मना नहीं कर सकता। सो इट इज़ अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। अगर आप मना करते हैं, अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं, तो दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस और दैट एंड पेनल्टी कैन बी इम्पोज। तो पर्सनल ऑब्लिगेशन है, साथ ही साथ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। टैक्स गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई और टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। इट इज़ अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। जो गवर्नमेंट को इनकम होती है, रेवेन्यू होते हैं, उसमें टैक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और कहीं ना कहीं ये टैक्स ही है जो हमारे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो मदद करता है होने में। डेवलपमेंट पॉसिबल होती है जब हमारे पास पैसा होता है। पैसा हमें टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू मिलता है एंड दैट शुड बी यूटिलाइज्ड रैशनली बट इट इज़ यूज्ड फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने टैक्स पे किया था तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट मिलना इट इज़ ऑल्सो नॉट अ कंडीशन। गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हैं बट इट नेवर प्रोमिसेस एनी स्पेसिफिक बेनिफिट टू टैक्स पेयर। सो टैक्स सिंपली इट्स अ कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर की, जो कि जीएसटी आने से पहले था। जीएसटी आने से पहले हमारा टैक्स जो सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम है, वो दो पार्ट में बटा हुआ था, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नाम से क्लियर हो रहा है कि डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है टैक्स पेयर पर, एक इंडिविजुअल पर, एक पर्सन पर। हाँ, बिल्कुल सही। और इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्टली पहुंचता है, तो ये हम नाम से समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अगर हम डिफरेंस देखें या अगर डेफिनेशन की बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स इज़ अ टैक्स विच इज़, or you can say, which is collected directly from the taxpayer and burden cannot be shifted to some other persons. डायरेक्टली आप लेते हैं, इनकम मेरी है तो इनकम से पर जो टैक्स लगेगा वो मैं ही पे करूँगी। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, सच टाइप ऑफ टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्सेस। वैसा ही सेम, ऐसा ही बट अपोजिट इनडायरेक्ट टैक्स है, जहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन कौन टैक्स पे कर रहा है, कौन कलेक्ट कर रहा है, ये अलग अलग पार्टीज़ होती हैं। सो बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू सम अदर पर्सन। अब ऐसा कैसे? देखिए, एक आप कोई सामान खरीदते हैं, आप उस पर सेल्स टैक्स देते हैं, वैट देते हैं। हालांकि उस चीज़ को अब ख़त्म होकर जीएसटी आ चुका है, बट फिर भी हम पहले की बात करते हैं। तो जब जीएसटी आने से पहले जो था, सेल्स टैक्स पे किया जाता है। जब एट द एंड कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुँचता है तो सेल्स टैक्स वो देता है, बट पेमेंट की गवर्नमेंट को कौन जमा करा रहा है? जो शॉपकीपर है, जो रिटेलर है, वो गवर्नमेंट को लायबिलिटी उसकी है, बट कलेक्शन कहाँ से हो रहा है? ठीक है। तो बर्डन जो अल्टीमेटली जो बर्डन है वो कस्टमर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी, कलेक्ट किसने किया? मैन्युफैक्चरर ने या रिटेलर ने,
किससे? फ्रॉम द पर्सन हु बियर्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स, दैट इज कस्टमर। तो टैक्स पेयर कैन बी शिफ्टेड, टैक्स जो है वो बर्डन जो है दैट कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। अभी डायरेक्ट टैक्स के हमने एग्जांपल पढ़ लिए, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ऐसा ही इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी आती है। एक्साइज ड्यूटी, अब ये मैंने नाम सामने लिखे हुए हैं, यू कैन रीड इट। अब वन बाय वन हम बात करते हैं व्हाट इज़ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हम हल्का सा डिफरेंस इसमें देखेंगे कि ये कब लगती थी, किस पर लगती थी। एक्साइज ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज करती है मैन्युफैक्चरर पर या प्रोड्यूसर पर, उसकी प्रोडक्शन पर, ठीक है। एक्ट क्या है वो आप इन डिटेल जो हम अगर इसकी बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटी का शॉर्ट नोट अगर लिखना हो तो आप इसमें एक्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 लगती है या सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के अंडर लगती है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि एक्साइजेबल गुड्स पर लगती है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें होंगी उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। मतलब इंडिया में ही बन रही है, इंडिया में यूज़ हो रही है, तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर उस पर पे करेगा, ठीक है। लेकिन कलेक्ट किससे करेगा? बायर से कलेक्ट करेगा, जो खरीदने वाला होगा इसको, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स में रखा गया। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? कस्टम ड्यूटी होती है जो इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स होती हैं उस पर जो ड्यूटी लगाई जाती है, दैट इज़ कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी का भी अलग एक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी को भी हम इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स नाम से क्लियर हो रहा है, सर्विसेज पर जो लगता है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, खाने का बिल दिया, साथ में सर्विस टैक्स उन्होंने ऐड कर दिया। जीएसटी आने से पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो जो सर्विस टैक्स है रेस्टोरेंट के ऑनर ने आपसे कलेक्ट किया, ठीक है, कलेक्ट आपसे किया, बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट हो गया, बट पे कौन कर रहा है? जो रेस्टोरेंट का ऑनर है उसे वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाता है। अब आती है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है? ये भी नाम से हमें समझ में आ रहा है। सेल्स टैक्स जो सेल पर लगता है, टैक्स पेड बाय द कस्टमर ऑन द परचेज ऑफ सम आइटम्स, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स टैक्स। कस्टमर जो पे कर रहा होता है, ठीक है। अब इस सेल्स टैक्स के बाद सेल्स टैक्स का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप, या हम कहें सेल्स पूरी सेल पर ना लगे, जो वैल्यू ऐड होती गई उस पर टैक्स लगना, दैट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। इट इज़ अ टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। अब ये कहाँ लगता है, या इसे हम वैट जो इम्पोज किया था 17 से पहले जो लगता था वो किस किस आइटम पर लगता था? देखिए, जब गुड्स विद इन स्टेट सेल की जाती हैं, बेची जाती हैं स्टेट के अंदर ही अंदर, तो वैट लगता था। वैट का नाम हमने बात कर चुके हैं, वैल्यू एडिड टैक्स होता था, जो कि वैल्यू एडिशन पर लगता है। कि अभी वैल्यू एडिशन के बारे में भी हम बात करेंगे अगले आने वाली इनमें पीपीटीज़ में। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है भाई मैंने चीज़ 100 रुपये की परचेज़ की और मैं बेच रहा हूँ 120 की, बेच रही हूँ 120 की, तो 20 रुपये की मैंने, चाहे प्रॉफिट मार्जिन ही क्यों ना है, उसमें ऐड करके बेचा हो, दैट इज़ वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो हमने ये कुछ इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात की। अब बात करते हैं जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर पे कितना चेंज हुआ। देखिए, कैटेगरी वही रही, डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं आया, बट इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत चेंज आ गया। सारे जो टैक्सेस थे कस्टम ड्यूटी को छोड़कर वो सब जीएसटी के अंडर आ गए। अब जीएसटी के अंडर क्या क्या आ गया? सीजीएसटी जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी इनडायरेक्ट, वो सीजीएसटी के अंडर ले लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती थी, कलेक्ट करती थी, चाहे लग्जरी टैक्स के नाम पर, एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पर, जो भी टैक्सेस थे, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, है ना, तो वो सब चीज़ें जो स्टेट कलेक्ट करती थी वो एसजीएसटी में आ गए। एसजीएसटी दैट इज़ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी अभी स्टेट है, स्टेट कलेक्ट कर रही है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी हैं वो भी तो ऐसा कलेक्शन करती थी या करती हैं, तो उसको हमने यूटीजीएसटी नाम दे दिया। तो यूनियन टेरिटरी में जो भी कलेक्शन होती है टैक्सेस की, वो यूटीजीएसटी में आता है। और फिर फोर्थ वन इज़ आईजीएसटी दैट इज़ इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। देखिएगा, ये एक चार्ट आपके सामने बना हुआ है, उसमें आप इस डायग्राम को देख के देखिए, गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान देने की है कि जो चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं, इसमें अब सप्लाई का भी एक पूरा बड़ा एरिया जीएसटी में लिया गया है। सप्लाई का मतलब केवल सप्लाई नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें आ गया, एक्सचेंज भी आ गया, ट्रांसफ़र भी आ गया, ठीक है। दैट इज़ गुड्स हों या सर्विसेज हों, उस पर लगता है।
जो टैक्सेस होते हैं, अभी जो गुड्स हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाएंगी, या ठीक है, या विद इन स्टेट वन डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी, दूसरे सिटी में जाएंगी, मूवमेंट तो होती है गुड्स की, ऐसी सर्विसेज की भी होती है। तो इसको दो कैटेगरी में आप बात समझ सकते हैं कि विद इन स्टेट जब मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं विद इन स्टेट, तो क्या लगता है? तो लगता है CGST, दैट इज़ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज़ कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इंटरस्टेट में, इंटरस्टेट का मतलब क्या हुआ? आउटसाइड द स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फॉर हरियाणा से यूपी के में डील हो रहा है, ठीक है, ऐसा, तो वहाँ पर लगेगा आपका IGST, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये हमने जो पिछली स्लाइड में किया था, इसका ही हमने देखा है कि पिछली स्लाइड में हमने क्या किया, साथ ही एडिशनल 1% से ड्यूटी कलेक्ट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, जो आपका CGST है और IGST है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। जो स्टेट SGST है या हम कहें UTGST है, वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नाउ व्हाट इज़ GST? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हम शुरू में बात कर चुके हैं। अब GST क्या है? GST की डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब कंबाइन कर एक ही हेड के अंडर डाल दिया गया, दैट इज़ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब तो इससे क्या हुआ, ये क्यों डाला गया, या हम ये कहें कि इसके फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़, इतने ज़्यादा टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, या फिर हम कहें सर्विस टैक्स लग रहा है, सेल्स टैक्स लग रहा है, वैट लग रहा है, टाइम हर एक स्टेज पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें, तो GST को इंट्रोड्यूस किस लिए किया गया, या हम समझते हैं, बट अब कितने फीचर्स इसके सही हैं गलत हैं, वो एक डिटेल टॉपिक हो जाता है, उसको हम इन फ्यूचर डिस्कस कर लेंगे। इसको आप पढ़ भी सकते हैं अपनी बुक से। फिर GST जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको इंट्रोडक्शन इस मोटिव से हुआ था कि वन नेशन वन टैक्स, हर जगह पर, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो महाराष्ट्र है, सब पर सेम रेट से टैक्स लगेगा कमोडिटीज़ के मूवमेंट पर, सप्लाई पर, सर्विसेज पर, ठीक है। तो वन नेशन वन टैक्स के पर्पस से इसे इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, वी ऑल नो इट। अभी हमने बात की कि सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कस्टम ड्यूटी को साइड में रखेंगे आप। कस्टम ड्यूटी तो आप किस पे देते हैं? कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे देते हैं ना, तो उसको तो आपने इसमें लेना नहीं है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मिक्सचर है ये। चार्ज ऑन सप्लाई, अब ये जो सप्लाई का टॉपिक है, GST में सप्लाई का एक अलग चैप्टर आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें सप्लाई में इंक्लूड की जाती हैं, कौन कौन से इवेंट हैं जो कि सप्लाई में आते हैं। तो इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है, सिंपल सी बात है कि सप्लाई में सब चीज़ें इन्होंने ले ली, ठीक है। हाँ, सप्लाई पर लगता है, मतलब चीज़ें बनकर होलसेल, जो मैन्युफैक्चरर है उसने होलसेलर पर बेची, तो उस टाइम उसने सप्लाई किसको की, वहाँ पर टैक्स लगा मैन्युफैक्चरर पर। फिर होलसेलर ने सप्लाई रिटेलर को की, तो होलसेलर ने भी सप्लाई पर टैक्स दिया। रिटेलर ने सप्लाई कस्टमर को की, तो यहाँ पर रिटेलर ने भी टैक्स दिया, और अल्टीमेटली कस्टमर तो टैक्स देता ही है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में अल्टीमेट बर्डन जो है लास्ट में कस्टमर को ही बियर करना होता है। सिंगल टैक्स एट ऑल स्टेजेस, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, सिंगल टैक्स एट ऑल स्टेजेस इन्होंने लिया है, इसके फीचर्स में लिया है, क्योंकि देखिए फर्स्ट स्टेज होती है जब मैन्युफैक्चरर से माल होलसेलर तक पहुंचता है, वहाँ पर भी GST लग रहा है। होलसेलर से रिटेलर तक पहुंचा तो भी GST लग रहा है, ठीक है, और रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचा तो भी GST लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर से GST इम्पोज होना शुरू होता है और फाइनल कंजम्पशन तक लगता है। बट कितना लगता है, क्या बार बार हमें टैक्स देना है उस चीज़ पे? यही इसमें एक अच्छी चीज़ है कि बार बार उस पर टैक्स नहीं देना, जितना दे चुके उसको हटाकर आगे देना है। अब इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, वो हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, अब मैं वही बात कर रही थी कि पूरा टैक्स नहीं देना है, जितनी वैल्यू आप ऐड करते चले गए उतने पर आपको टैक्स देना है। इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट, ये दो ही पॉइंट है जो आपको ज़्यादा ध्यान देने होते हैं, समझने होते हैं कि GST की इंट्रोडक्शन जो हुई है ना, वो इसी पर्पज़ के लिए हुई है। रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगना, ये होता था और अब नहीं होता है, इसको भी अब समझेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। डुअल GST, अभी देखा हमने, एक चीज़ है उस पर CGST भी लग रहा है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है, GST की रेट है फॉर एग्जांपल 18%,
तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उस 18 का 50-50 करते हैं। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, इसीलिए ड्यूअल जीएसटी इसको बोला जाता है। हालांकि ये ड्यूअल जीएसटी इट हैज़ मल्टीपल टाइप ऑफ जीएसटीज़। वन नेशन वन टैक्स की बात तो हम करते हैं यहाँ, बट इट इज़ नॉट अ वन टाइप ऑफ टैक्स। 4 स्लैब हैं, अगर हम 0 को भी लेके चलें तो 4-5 स्लैब आपकी इसमें जीएसटी के लिए दे दी। साथ ही साथ अलग अलग स्टेट अलग टैक्स लगा रही है, सेंट्रल अलग अलग तो नहीं, रेट वही है, उसको बाइफरकेट कर दिया। कुछ पार्ट सेंटर के पास जा रहा है, कुछ पार्ट गवर्नमेंट इसके पास जा रहा है, आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास। बट जीएसटी ओवरऑल वन नेशन वन टैक्स के पर्पज से इंट्रोड्यूस किया गया और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन करके एक टैक्स आपके सामने आया, दैट इज़ नोन एज जीएसटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू एडिशन, जो कि मैंने कहा था अभी कि 2 पॉइंट पर आपको बात करनी है। सबसे पहली चीज़ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है। अभी यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये जो साइड में मैंने लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं टेबल को क्लियर कर रही हूँ पहले, उसके बाद आप इस पॉइंट पर आएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, 4 कॉलम हैं। एक कॉलम में तो आपका आइटम्स स्टेजेस दी हुई हैं सप्लाई चेन की, और बाकी 3 कॉलम में अब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर तक। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ वैल्यू जो इनपुट की डाली गई, अभी इनपुट वैल्यू जब डाली, इट मीन्स जब हमने कोई सामान डाला लिया, अभी मैन्युफैक्चरर ने फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का रॉ मटेरियल लिया, उस पर 200 रुपये की उसने वैल्यू ऐड की, वो चीज़ हो गई 1200 की। वैल्यू एडिशन डजंट मीन कि उसने उस पर प्रोसेस किया है, उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड हो सकता है। उसने टोटली वैल्यू ऐड उसमें 200 रुपये की, मतलब 1000 की चीज़ अब वो 1200 में बेचने वाला है। नाउ जीएसटी ये एज्यूम्ड रेट है बेटा 10%, इसको ये नहीं कह सकते कि इस पर 10% ही लगेगा, इट्स ओनली एन एग्जाम्पल। जीएसटी 10% से लगा आउटपुट पे, दैट इज़ 120। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब ये चीज़ समझनी है, व्हाट इज़ इट मीन। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, देखिए मैंने साइड में लिखा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी हम यहाँ पर जैसे ही बात आती है तो मैं थ्योरी बता रही हूँ आपको। जीएसटी आउटपुट पर देना होता है बेटा, साथ ही इनपुट जब आप ऑलरेडी इनपुट पर टैक्स दे चुके होंगे, दैट इज़ इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो आप आउटपुट पर टैक्स देंगे लेकिन आप इनपुट पर टैक्स दे चुके हैं, तो जो डिफरेंस, जो फ़ायदा आपको मिलने वाला है, जो डिफरेंस है वही अब आप पे करेंगे, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो नेट टैक्स पेएबल हो जाता है जो आपको आउटपुट पर देना था, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर चुके हो बेनिफिट वो। अब इसको थ्योरी से समझ में कम आएगा, सामने टेबल देखिए अब। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर यहाँ पर कोई इनपुट पर आप टैक्स नहीं दिया है तो नील है, तो नेट जीएसटी पेएबल आपका हो गया 120 रुपये। अब यही सेम चीज़ है, होल सेलर तक पहुँची है, वो चीज़ कितने की पहुँची है बेटा 1200 की। इट्स एन एग्जाम्पल, 1000 की चीज़ 1200 की होल सेलर तक पहुँच गई। होल सेलर ने उस पर कुछ काम किया, कुछ भी किया, उसने 300 रुपये की उसमें वैल्यू ऐड कर दी। इट्स एन एग्जाम्पल ओनली। तो 300 रुपये की वैल्यू उसने ऐड कर दी, और अब वो चीज़ जो उसने 1200 की परचेज़ की थी 1500 की वो आगे रिटेलर को दे रहा है। 1500 पर फॉर एग्जांपल आउटपुट हो गया ना, उसके लिए इनपुट उसके लिए हुआ 1200 और आउटपुट हो गया 1500। आउटपुट पर वो टैक्स उसका बनता है 150 रुपये, बट 120 रुपये पर ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है। ध्यान दे रहे हैं, 100 नेट टैक्स जो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट था, इनपुट 1200 पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हुआ, यूज़ ऑफ इनपुट टैक्स को आपने यूज़ किया, ठीक है, टू सेट ऑफ आउटपुट टैक्स। 120 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। मतलब इस पर आप ये भी कह सकते हैं कि उसने 1200 पर भी टैक्स दिया होगा और वो आउटपुट पर भी देगा, तो इनपुट पर उसने 120 रुपये का और आउटपुट पर वो 150 रुपये का। तो एक्चुअल में आप ये कह सकते हैं कि उसको 120 रुपये तो माइनस हो जाएंगे, तो अभी उसको जो टैक्स पे करना है केवल 30 रुपये ही करना है, क्योंकि 1200 रुपये की वैल्यू वो होलसेलर को, जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को 120 रुपये दे चुका है 1200 की वैल्यू पर टैक्स। ठीक है, तो फिर समझते हैं 1200 की वैल्यू पर वो टैक्स ऑलरेडी दे चुका है 120 रुपये, 1500 पर उसे आगे देना है। ठीक है, आउटपुट टैक्स आप इसे कह सकते हैं। देना तो क्या होगा, ये नेट जो जीएसटी पेएबल बनेगा अभी, क्योंकि आउटपुट टैक्स भी वो फिर रिकवर भी करता है। आउटपुट टैक्स मतलब जो टैक्स वो देता है वो आगे रिटेलर से रिकवर कर लेगा और रिटेलर आगे कस्टमर से कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, जो उस इनपुट पर टैक्स बनता है,
ठीक है, वो उसको माइनस करके निकलती है। तो आप इसमें देख सकते हैं 1200 पर 120 रुपये इनपुट टैक्स बना, 15 उसका आउटपुट 1500 बना, उस पर 150 रुपये बना, कहीं ना कहीं 30 रुपये का जो डिफरेंस रहा दैट इज़ नेट टैक्स पेएबल। आउटपुट टैक्स में से आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर दिया। अब ये 1500 की चीज़ रिटेलर तक पहुंची, रिटेलर ने 400 रुपये की वैल्यू ऐड करके वो चीज़ 1900 रुपये की कस्टमर को बेच दी। अभी 1900 रुपये पर दैट इज़ आउटपुट, ध्यान दीजिएगा आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर आउटपुट टैक्स बनता है 190 रुपये, इनपुट टैक्स बनता है 1500 की इनपुट थी ना, इनपुट टैक्स बनता है 150 रुपये। तो कहीं ना कहीं 40 रुपये का ही टैक्स पेएबल होगा, क्योंकि वो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल चुका है। समझ रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल चुका है क्योंकि इनपुट पर वो टैक्स दे चुका होगा, तो अब वो और नहीं देगा, तो 40 रुपये का। तो ठीक है, तो ये आपका बनता है वैल्यू टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। जितनी वैल्यू ऐड होती गई ना, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितनी वैल्यू ऐड हो रही है ना उस पर ही आप टैक्स दे रहे हो। ठीक है, जैसे होलसेलर ने जो वैल्यू ऐड की 300 रुपये की, उस पर उसने 10% से टैक्स दे दिया। रिटेलर ने वैल्यू ऐड की 400 रुपये की, उस पर उसने 10% से टैक्स दे दिया। एट द एंड देखिएगा वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लग रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इज़ कास्केडिंग इफेक्ट कैसे रिमूव होता है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओल्ड जो इनडायरेक्ट सिस्टम था हमारा, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, उसमें टैक्सेस लगते थे, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। तो ओल्ड फॉर एग्जांपल एक कुछ आइटम्स हैं जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये है। अगर हम ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स देखें तो उस पर एक्साइज ड्यूटी, हमने ये भी एजम्पशन है बेटा, ये रेट 1250 रुपये हमने उस पर टैक्स दे दिया एज आ एक्साइज ड्यूटी। फिर वो, और साथ ही साथ वो वैल्यू अब कितने की, उसकी 10,000 की चीज़ अब कितने की हो गई, एक्साइज ड्यूटी लगते ही 11,250 की हो गई। उस पर अब 2% से हमने सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 225 रुपये किस पर लगा, ये 11,250 पर। ठीक है, 11,250 पर 2% से टैक्स आपने लगाया, तो टैक्स पेएबल बन गया आपका 1,475। अब जीएसटी में देखते हैं, जीएसटी में देखते हैं 10,000 की चीज़ थी, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी नहीं लगता है, सीधा जीएसटी लगता है। ये एजम्पशन है बेटा सारी। तो जीएसटी की रेट 14.5% है, तो आप देखेंगे कि टैक्स कितना बना 1450। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स। ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम में टैक्स ऑन टैक्स लगता था। फिर दोबारा बात करती हूँ, आपने 10,000 पर टैक्स लगाया 1250 रुपये, फिर आपने 1250 को ऐड करके टैक्स लगाया, तो टैक्स तो जो 11,250 है उसमें ऑलरेडी 1,250 टैक्स का ऐड है, जिस पर आपने फिर टैक्स लगा दिया 2% से। समझ रहे हैं कास्केडिंग इफेक्ट? 10,000 पर सीधा लगा 12,250, अब टोटल वैल्यू बन गई, इस पर 2% से लगाया, तो कहीं ना कहीं 11,250 में 1,250 रुपीज़ ऑलरेडी टैक्स के इंक्लूडेड है, जिस पर आप दोबारा से 2% टैक्स लगा रहे हैं। तो दैट इज़ कास्केडिंग इफेक्ट विच इज़ रिमूव्ड बाय जीएसटी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं जीएसटी की कुछ रेट्स हैं बेटा। जीएसटी की स्लैब बनी 5, अगर हम 0 वाली को ना लें तो 4 हैं, अदरवाइज़ 5 कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। 0% जीएसटी, कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे सामने हैं कि किन किन आइटम्स पर 0% से जीएसटी लगता है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगता है। ये मेनली जो अनपैक्ड आपके फूड ग्रेन्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, अनब्रांडेड चीज़ों पर 0% से लगता है। इसकी डिटेल में आप ना जीएसटी की रेट्स जो है, जीएसटी का एक्ट, ये जीएसटी का लेक्चर हम पढ़ रहे हैं कि आपका कोई ये बीकॉम में इंट्रोड्यूस होता है, सीए में आता है, तो आपकी बुक में इसकी पूरी लिस्ट दे रखी होगी, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, उन आइटम्स को याद रख सकते हैं। 5% से जीएसटी लगता है कुछ आइटम्स पर, कि हम ये करें कि 1000 से नीचे की जो चीज़ें होंगी, फुटवेयर 500 से नीचे के हैं, शुगर, टी, रोस्टेड कॉफ़ी, तो बायोगैस, तो कुछ बहुत ही आइटम्स ऐसी हैं। लिस्ट ऑफ आइटम्स इज़ गिवन इन जीएसटी बुक और जीएसटी एक्ट, तो उसे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उस पर 5% से जीएसटी लगता है। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं बेटा, इस पर ध्यान दीजिएगा, इन सर्विसेज पर किस रेट से लगेगा। साथ ही अब बात आती है, कुछ आइटम्स हैं, सेल फ़ोन है, जैसे 1000 से ऊपर की अपैरल हैं, कोई स्विंग मशीन है, अम्ब्रेला है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उस पर 12% से जीएसटी लगता है। टूथ पाउडर हुआ, बटर हुआ, घी हुआ, आलमंड वगैरह पे, ठीक है। अब इसके बाद स्लैब आती है आपकी 18% वाली। जो फुटवेयर आपके 500 से ज़्यादा के हैं, कैमरा है, स्पीकर है, मॉनिटर है, यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आती है ना,
वो लगभग नॉट ऑल दिस, उस पर 18%। कुछ कैटेगरीज हैं, मैं फिर कह रही हूँ, लिस्ट ऑफ आइटम्स आर गिवन ऑन विच 18% GST रेट इज़ एप्लीकेबल, 12% इज़ एप्लीकेबल, 5% इज़ एप्लीकेबल, 0% वो सब लिस्ट इज़ गिवन, एंड 28%। देखिए जो GST की हम एक्चुअल में बात करते हैं 28% तक GST रेट रहता है। अब कहते हैं ये बढ़कर 40 तक भी हो सकता है, उसको हम आगे क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। तो 28% कुछ उन आइटम्स पर जो ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, ATM, वॉशिंग मशीन, जो हैवी चीज़ें आप कह सकते हैं, सिरेमिक टाइल, वाटर हीटर, डिश वॉशर, तो इस या 5 स्टार होटल की बात करें हम, ठीक है, तो वो सभी जो है वो 28% GST रेट में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने आज इस वीडियो में क्या बात की कि GST टैक्स क्या है, टैक्स सिस्टम क्या था, आने के बाद क्या हुआ, GST क्या है, कुछ बेसिक फीचर्स को हमने पढ़ा। इस क्लास में मैं ये समझती हूँ कि GST जो बच्चा नया पढ़ रहा होगा उसको एक बार बेसिक ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि GST ये है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करने की। आई होप ये आपको वीडियो हेल्प करेगी इस चीज़ को समझने में कि GST क्या है।